अगर आपको इस दौर में, इस समय में अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई हो इस चैप्टर में, तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ते-पढ़ते आप लोगों के पास एक ओवरव्यू तैयार हो गया होगा कि हाँ, हम डेमोक्रेसी हमसे क्या चाहती है, डेमोक्रेसी होता कैसे है, सरकार कैसे बनता है, अपोजिशन कैसे बनता है, सिविलियंस यानी सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होते हैं, हमको डेमोक्रेसी से फायदे क्या है, और आज हमारी ये लास्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के सामने जो है चैलेंज क्या-क्या है। एक बड़ा छोटा सा क्लास है, ये तो समझ लीजिए मात्र कि आपको 10th में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आपको पढ़ना ही नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। उसके लिए हम आपको अलग स्टडी मटेरियल से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको आपके बुक को वापस पढ़ने की जरूरत है, आपका बुक आपको उतना पढ़ाएगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। आपको बेसिकली हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, बस आपको उस स्टडी मटेरियल को एक बार देख लेना है, और ये चीज आपको वापस तो अवेलेबल हो ही जाता है। और अभी तक के क्लास में आप लोगों ने जैसे पढ़ा, जो 7 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े, जिसमें पावर शेयरिंग, कैसे पावर का शेयरिंग होता है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, ये पावर शेयरिंग होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि आपके पास पावर का शेयरिंग हुआ है और सबको अपना अपना काम का क्षेत्र बांट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। वो अपने क्षेत्र का काम करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सेंटर का कानून स्टेट के कानून के ऊपर उसका ज्यादा वैल्यू होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी होती कैसी है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कैसा है, ये हम लोगों ने देखा था। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं ये भी अच्छे से पढ़ा था। डाइवर्सिटी के लिए आप लोगों को मैंने एक वीडियो लेक्चर भी दिया था। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इसको भी हमने पढ़ा था। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, जेंडर पे चैलेंज क्या है, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने देखा। रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह वगैरह भी पढ़ा हमने। नाउ हम लोगों ने देखा कि पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, इसके लिए कौन कौन से हुए, नेपाल वाला एग्जांपल देखा था हमने, बेल्जियम का एग्जांपल देखा था। फिर हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी किस टाइप की होती है डेमोक्रेसी में, स्टेट पार्टी होती है, सेंट्रल पार्टी होती है, रूरल पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है, इस टाइप की पार्टी होती है, ये हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी के हमारे पास फायदे क्या क्या है, और डेमोक्रेसी से हमको किस किस चीज का एडवांटेज होता है और किस किस चीज का आज हम लोग को देखना है डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज। पहले 10 मिनट हम क्लास 10th का जो नोट्स है उस नोट्स को मैं शेयर करूंगा, और उस नोट्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस नोट से कि आपका बुक आपसे चाहता क्या है। दरअसल आपके बुक में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि आपका एक ओवरव्यू तैयार करना है, आपका बुक आपको एनालाइज करने के लिए नहीं बताता है। अगर आप ये देखेंगे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये दोनों देखेंगे तो इस पे पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स में एक लगभग 600 पेज का बुक है। ये दोनों चैप्टर पे एक एक बुक है, 600 पेज के आसपास का। बहुत सारे थियरिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनका अपना अपना इस पे थ्योरी है, उन्होंने अपना अपना थियरी इस पे दिया है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे बढ़ के इस पे काम किया है। और डेली डेली हो सकता है कि डेमोक्रेसी में जो चैलेंज हमको दिखता हो वो आपको नहीं दिखता हो, डेमोक्रेसी से जो हमको फायदा दिखता हो सकता है कि उसमें आपको नुकसान दिखता हो। तो डेमोक्रेसी ऐसे ही चलता है, आपका थॉट प्रोसेस कुछ, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर हम ओवर रूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे मेंटेलिटी को तैयार करता है कि डेमोक्रेसी के बारे में सोचे। और दरअसल आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, ध्यान दिया था या नहीं दिया था, आई डोंट नो। उस पे एक बात लिखा था कि थिंकिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अर्थात अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में सोच भी पा रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा है। कैसे? अगर डिक्टेटरशिप में चलेंगे तो जो तानाशाह होगा, डिक्टेटर होगा, वो आपके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। और अगर आप कई 100 सालों से या कई सालों से विगतवार एक पीढ़ी से कम डिक्टेटरशिप को फॉलो करते आते हैं, तो आपके पास ऐसी सोच बन जाती है कि आपको गुलामी के साथ जीने की आदत हो जाती है, ठीक है। राजा के सिस्टम में है तो आप मान लेते हैं कि राजा साहब के बाद राजा साहब का बेटा राजा बनेगा, अपन तो राजा बन नहीं सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में हम ये चीज देख पाते हैं कि हमको किसको रखना है और किसको हटा देना है, इतना तो अपने पास दिमाग आ ही जाता है। और कई देश आज के डेट में डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी डेमोक्रेसी के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये डेमोक्रेसी में आप किसी के विचार को, किसी के थॉट को दबा नहीं सकते हैं। ये उसका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंडिया में तो है बिल्कुल। हमारे लिए मोदी गवर्नमेंट अच्छी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकता। हम आपको ये नहीं कह सकते हैं या आपको मार के इस चीज के लिए विवश नहीं कर सकते हैं कि आप भी मोदी गवर्नमेंट को फॉलो करें। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस है। और विचार की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, फाइट ऑफ थॉट इज नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल। विचारों की लड़ाई आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि लोग राजनीतिक लड़ाई के बारे में, राजनीति के बारे में बात करते 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 लड़ पड़ता है, मारा मारी, हत्या तक की नौबत हो जाती है। तो ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, ये मूर्खता का एक हिस्सा है। ठीक, तो आप लोग, उम्मीद है कि अपने पास इतना तो दिमाग बना चुके होंगे और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस अगर आप लोग एक बार बुक को पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को 8 दिन का समय दे रहा हूं और 8 दिनों के समय में अगला आपको वीडियो और अगला आपका क्लास, फिर आज तारीख हो गया 6 और अगला क्लास आपको लॉकडाउन के बाद मिलेगा। तब तक आप लोग, हम उम्मीद यही करते हैं, बीच में हिस्ट्री वगैरह चलना चाहिए जहां तक मेरी समझ है, और हिस्ट्री वगैरह में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का वापस क्लास और वापस टेस्ट आपका 16 तारीख को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इस बात का ख्याल रहे। और अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है पढ़ने की, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हम उस चीज को करके देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका सारा चीज सही ही हो जाए, हम आपसे ये उम्मीद ही नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग वैसे घड़े हैं, कच्चा घड़ा है, इसको जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा। आपके पास उतना भी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने जो पिछला 9 साल पढ़ा है, उस 9 साल को पूरा 9 साल पढ़ाना है आपको हमको वापस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये कि कल से क्लास तो चलेगा, लेकिन 9th का नहीं चलेगा पॉलिटिकल साइंस, 10th का नहीं चलेगा, 11th और 12th का चलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 11th के पॉलिटिकल साइंस को, तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नथिंग टू वरी। आप लोगों का सिस्टम जैसे चलता था वैसे चलेगा। हम 11th को भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए 11th वाले में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 11th को इसलिए पढ़ाना है बेसिकली, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो उसमें ज्वाइन करेंगे। जिनकी इच्छा नहीं है या जिनको आगे पढ़ने की अभी इच्छा नहीं है, सोच रहे हैं कि कुछ रिलैक्स चाहिए, तो वो अभी फिलहाल छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द पवेलियन। अब हम आपके सामने स्क्रीन पे एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। उस पीडीएफ को ध्यान से देखिए, वो केवल आपके क्लास 10th का पीडीएफ है और किसी क्लास का पीडीएफ नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पीडीएफ देखेंगे। ये क्लास आज आपका अंतिम क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। खैर, लेट्स सी द पीडीएफ। वेयर इज द पीडीएफ? Chrome tab political science and share। उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? इज इज स्क्रीन इज विजिबल? थोड़ा सा इंग्लिश हम भी बोल लेते हैं ना भाई, हम तो सीबीएसई वाले हैं नहीं, हम लोग तो बिहार बोर्ड वाले हैं भाई साहब। बड़ी कष्ट है अंग्रेजी माध्यम में। आइए हम देखते हैं। कहता है कि दिस कंक्लूडिंग चैप्टर ड्रॉन्स अपॉन ऑल दैट यू हैव लर्नड इन लास्ट 2 years so as to address the fundamental questions of democratic politics। कहता है कि आपने क्लास 9th और 10th में जो 2 साल में आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, अब हम उसके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं।
एंड दिस चैप्टर डज नॉट आंसर्स दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके चैप्टर में नहीं है। इसका दिमाग आपको अपने आप दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि भाई साहब हम डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाने के लिए डेमोक्रेसी के पास क्या क्या चैलेंज है, किस किस टाइप का चैलेंज है, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। ठीक। Third point is that it is only make some suggestions about the way in which we can approach the question of challenges and reforms. इसमें हम केवल ऐसा सजेशन देंगे या एक ऐसा रास्ता बनाएंगे, आपका बुक बता रहा है, जिसमें हम डेमोक्रेसी के सामने की चैलेंज क्या है और उसके रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। Fourth point, it invites you to think on your own and come up with your own readings of challenges, your recipe of how to overcome this and your own definition of democracy. इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग का डेवलपमेंट होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के पास क्या क्या चैलेंजेस है और आपके हिसाब से डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका बुक ये कहता है। आपका बुक लास्ट चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, वो आपको एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस दे रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको 2 पेज में कंक्लूड करके लाए। आइए, कहता है कि थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, हम चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सोचे? कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड एंड इट डज नॉट फेस ए सीरियस चैलेंज और रिवाइव। दरअसल डेमोक्रेसी जो है अभी सबसे ऑथेंटिकेट टाइप का गवर्नमेंट का एक फॉर्म है और इसके सामने कोई चैलेंज नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि डेमोक्रेसी छोड़ के हम ऑटोक्रेसी में चले जाएं। कोई नहीं चाहता है कि हम डेमोक्रेसी छोड़ के डिक्टेटरशिप को चले जाएं। चाहता है क्या? कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, इसके सामने कोई सीरियस चैलेंज नहीं है। द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार रियलाइज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड डेमोक्रेसी डज नॉट हैव एनी चैलेंजर, but that does not mean that it does not face any challenge. दरअसल डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंजर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के आगे कोई चैलेंज नहीं है। वर्ड पे ध्यान दीजिए। वर्ड ये कहता है कि डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंजर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के आगे चैलेंज ही नहीं। A challenge is not just a problem. We usually call only those difficulty a challenge with significant and which can be overcome. चैलेंज समस्या नहीं है किसी चीज का, और चैलेंज को हम डिफिकल्टी तभी कह सकते हैं जब तक कि हमको उसके पास से निकलने का रास्ता नहीं पता चलता है। डिफिकल्टी चैलेंज में बदल जाता है अगर हमारे पास उसको खोजने का डिफिकल्ट चैलेंज में हमको रास्ता नजर आने लगता है, तो वो डिफिकल्टी नहीं रह जाता है। मान लो कि कोई एक आदमी है जिसको छत से कूदने में क्या लगता है? डर लगता है। ठीक, लेकिन अचानक कोई इसको फिजिक्स समझा दिया, कह दिया कि बेटा इतने इतने के टाइप से तुम इतने के मोमेंट और इतने के फलाने से कूदोगे। मेरे तो फिजिक्स थोड़ी कमजोर है, हालांकि आई एम फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी। कोई बात नहीं, बात मजाक का बात नहीं। तो उसको कोई समझा दे कि बेटा इस छत, मान लो कि तुमको कोई कह दे कि तुमको 3 मंजिला पर से कूद जाना है, तुमको तो लगेगा कि डिफिकल्टी है, नहीं कर सकता मैं इस चीज को। लेकिन तुमको कोई फिजिक्स समझा दे और कूद के दिखा दे, तो तुम क्या कर सकते हो? उस पे तुम उसको चैलेंज मान लोगे और तुम्हारे पास उसका रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि अगला कूद के बता रहा है उस टाइप से, वो एक्सपर्ट है, वो समझा रहा है। तो डेमोक्रेसी के सामने भी वही चीज है। A challenge is difficulty that carries within an opportunity for progress. चैलेंज इज ए डिफिकल्टी, चैलेंज एक डिफिकल्टी है जो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लाता है किसी चीज का, प्रोग्रेस का, तरक्की का। जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलेगा, मान लो कि कोई एक लड़की है जो तुमसे बहुत प्यार करती है, बड़ा प्यार करती है, अचानक किसी दिन उसके बाबूजी कहते कि बेटा तुम्हारा हम शादी कर देंगे। तुम दौड़ी दौड़ी आई, कहीं कि बाबू सुनो ना, खाना खा लिए? नहीं, खाना खा लिए तो बात की बात है। लेकिन फिर भी अब अचानक से कोई कह दे कि मेरे बाबू ने खाना खाया, अचानक उसका बाप कह दे कि हम तुम्हारा शादी विवाह कर देंगे। ठीक है, शादी ब्याह का मैटर आ गया, लड़की भागी भागी आई और तुमको कह दी कि तुम कुछ किया रहता तो हम तुमसे शादी कर ना लेते। तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि भाई क्या कर लिया रहता, तो लड़की कहती कि तुम कुछ तो कर लिया रहता, ग्रुप डी का ही नौकरी कर लिया रहता तो मेरे बाबू तुमसे शादी करवा दिए होते।
तो तुमको इस बात से थोड़ा सा लग तकलीफ होगा कि काश हम भी कुछ होते, है ना। कहीं तुम दिल फेंक आशिक हुआ, थोड़ा उसको मान लो ये गई तो अगली आएगी, अगली जाएगी तो उसके बाद अगली आएगी, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप दूसरे किस्म के पर जाती हैं। तो जब आपके सामने ऐसी डिफिकल्टीज आएगी तो फिर आप क्या करेंगे, नतीजा ये होगा कि आप सोचेंगे कि अब हमको कुछ करना है। मान लो कि एगो तो भाग गई, दूसर की भी आगे, कहीं वो भी ना भाग जाए, इसके लिए भले कोई नौकरी करना हो तो नौकरी कर ले। तो यहाँ से आपका चैलेंज डिफिकल्टी लाया, और डिफिकल्टी से क्या लाया साथ में, अपॉर्चुनिटी लाया। किस चीज का, आपके प्रोग्रेस का। अंगूठा छाप लड़का हो लड़की मिले एमबीबीएस संभव है? नहीं संभव है, वो किस्मत में लूला लिखवा के आया होगा तो अलग बात है। चलिए, उसके बाद कहता है कि द फर्स्ट चैलेंज इज फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहला चैलेंज डेमोक्रेसी के सामने क्या है कि इसका फाउंडेशन ठीक करना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट करने वाले, जिसको चलाने वाले लोग हैं, वो भी थोड़े डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करें। एंड द सेकंड चैलेंज इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, इसका विस्तार कैसे करें डेमोक्रेसी को हम कैसे फैलाएं, डेमोक्रेसी, अब तो डेमोक्रेसी फैलाना है। सवाल ये है कि फिर हम वही बात पे आ रहे हैं घुमा फिरा के, कि आपकी डेमोक्रेसी के बारे में क्या राय है, व्हाट यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या समझ रहे हैं, है ना। फिर कहता है कि दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन। एंड द थर्ड चैलेंज इज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी in one form or another, and this involves the strengthening of the institution and practices of democracy. तीसरा चैलेंज ये कहता है कि डेमोक्रेसी के बारे में, जो लगभग हर डेमोक्रेसी के द्वारा फेस किया जा रहा है, कहता है कि दिस इन्वॉल्व्स द स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन, जो इसको चलाने वाली संस्थाएं हैं उसको स्ट्रेंथन हम कैसे करें, उसको ताकतवर कैसे बनाएं। और ताकतवर का मतलब ये ना हो जाए कि अपने मन से चलना शुरू करें, है ना। ये कह दे कोई, किसी का बाप ये कह दे कि बेटा हम जो है तुमको पूरा पावर दे रहे हैं, तुमको घर में जैसे मन करो वैसे रूल चला दो, पता चले कि बेटा बोका होगा तो घर में मार पीट के ठीक करना शुरू कर देगा, लोगों को कहेगा कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो, है ना। मुगले आजम जैसा, मुगलिया फिल्म सब में देखता रहेगा ना, मुगल इतना अच्छा अच्छा मुगल वाला मूवी में दिखाता है, मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे, मुगल वैसे थे। दरअसल रियलिटी में मुगल को देख ले कोई तो उल्टी कर दे, ऐसा मुगल था। तो मुगल के साथ आप अपना जुगलबंदी करने की कोशिश ना करें। नाउ थिंकिंग अबाउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में सोचने की बात है। पता है जनरली ऑल द सजेशन और प्रपोजल्स अबाउट ओवरकमिंग वेरियस चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। वैसा सभी सजेशन जो डेमोक्रेसी को ओवरकम करने के लिए लाया जाता है, डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए लाया जाता है, उसके फायदे उठाने के लिए लाया जाता है, उसको फायदा समझाने के लिए लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिफॉर्म या फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एंड ऑल ऑफ द कंट्रीज डू नॉट हैव सेम चैलेंजेस। हम पहले भी बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि हर कंट्री का, उसका मतलब ये पॉपुलेशन अलग होता है, जनरेशन अलग होता है, उसका कल्चर अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेमोक्रेसी डेवलप करके रखता है। तो जरूरी नहीं कि इंडिया के सामने जो डेमोक्रेटिक चैलेंज हो वही डेमोक्रेटिक चैलेंज इटली के पास हो, वही डेमोक्रेटिक चैलेंज अमेरिका के पास हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सभी देश के पास ऐसा नहीं है। तो कहता है इट फॉलोज दैट एवरीवन कैन नॉट फॉलो द सेम रेसिपी ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इसलिए जो भारत जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म को लाए, वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका भी उसी पॉलिटिकल रिफॉर्म को अपना ले, संभव नहीं है ऐसा। इसके लिए क्या करना होगा, हो सकता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मैटर हो जो भारत में वो चीज खड़ा हो, मान लो एक मिनट के लिए भ्रष्टाचार का एग्जांपल लेते हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए एक कॉमन मुद्दा है, हो सकता है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार उतना ना हो जितना भारत में है, और भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार के मामले में बहुत गंदी है। तो जरूरी नहीं है कि भारत जैसा कर रहा है वैसा हम फिर वही प्रपोजल अमेरिका अपना ले, अमेरिका कहे कि हमको भी यही रिफॉर्म करना है। भाई तुमको प्रॉब्लम ही नहीं, रिफॉर्म कैसे करेगा तुम, है ना। किसी के घर में मान लो थोड़ी देर के लिए सर्दी खांसी हो रहा है, तो वो थोड़ा प्रिकॉशन अपना रहा है, हम आए हम ठीक ही हैं, दिन भर में 25 बार काढ़ा उबाल उबाल के पी रहा है, पता चला काढ़ा उबाल के पीने के चक्कर में मर जाए। थर्ड पॉइंट कहता है कि वी कैन डेवलप सम प्रपोजल फॉर रिफॉर्म्स एट द नेशनल लेवल, बट द रियल चैलेंज ऑफ रिफॉर्म्स में नॉट लाई द नेशनल लेवल। इंस्टीड ऑफ दैट लेट अस थिंक सम ब्रॉड गाइडलाइंस that can be kept in mind while devising ways and mean of the political reforms in India.
हम ये देखते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे प्रपोजल डेवलप हम भी कर सकते हैं जो देश के लिए, देश के पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए जरूरी हो, अच्छा हो, हम प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं। अब अभी तो आपके पास सबसे अच्छा पैटर्न है, माई गवर्नमेंट ऐप है, माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पॉलिटिकल रिसर्चर बनना चाहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस आपका ठीक है, तो आप थोड़ा डेमोक्रेसी के आगे चैलेंज क्या क्या नेता लोग है, मानेगा नहीं मानेगा बात अलग है, लेकिन इससे अच्छा आपके साथ क्या होगा, आप इस पे कोई अखबार वाले को पकड़िए, आप अच्छा अच्छा रिफॉर्म लिखिए कि क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है डेमोक्रेसी के बारे में, और अच्छा अच्छा लिखिए, चिट्ठी लिखिए, उस चिट्ठी को ले जाके आप या तो ईमेल कर दीजिए किसी मीडिया वाले को, या आप फेसबुक पेज पे लिखिए, या आप कहीं लिखिए, मीडिया वाले का मन करेगा, अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज सही नहीं है, इसको थोड़ा वर्ड ठीक करिए, ये ठीक करिए, वो ठीक करिए, ताकि इससे आपका डेवलपमेंट होगा। ये नहीं करना है आपको कि बस सुन लेना है, जस पठतम तस गुरुवे समर्पितम, जो पढ़ लिए उस सारे जी का छोड़ के चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कहता है कि इट इज वेरी टेम्पटिंग टू थिंक द लीगल वेज ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए लीगल रास्ता अपनाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, to think new laws to ban undesirable things, but this temptation need to be resisted. Any legal change must carefully look at what result it will have on politics. हम कोई भी लीगल कदम उठाते हैं तो हमको ये भी सोचना होगा कि इसका पॉलिटिक्स पर रिजल्ट क्या होगा। समटाइम द रिजल्ट में भी काउंटर प्रोडक्टिव। डेमोक्रेसी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि हम लीगल रिफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक जज बैठे हुए हैं जो बड़ी अच्छी लोगों की बातें सुन लेते हैं, वो लोगों के लिए डेमोक्रेसी के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तब तक कोई सरकार आएगी और कहेगी कि जज साहब आ रहे हैं 2 साल में, जज साहब रहेंगे जी, इनके बाद हटा दीजिए इनको, जज साहब को हटा दिया जाएगा, अगला जज अपने मन का अपॉइंट कराएंगे हम लोग। तो ये चीज है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हम वहां से ला सकते हैं जहां पे पॉलिटिकल प्रैक्टिसेज होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को देख रहे हैं, वो पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉलिटिकल प्रैक्टिस से ही निकालेंगे कि वहां से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। Therefore, the main focus of political reforms should be always should be on ways to strengthen democratic politics. And any proposal for political reform should think not only about what is good solution, but also about who will implement it and how. कोई भी ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हम लेके आते हैं, उसके विषय में हमको यही चीज नहीं सोचना होता है कि ये कितना अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, इसमें अच्छा क्या है, हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हम जो सॉल्यूशन लेके ला रहे हैं, इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा और कैसे इंप्लीमेंट करेगा। हम किसी ऐसे गवर्नमेंट के मत्थे उसको नहीं मर सकते हैं जो उसको करेगा ही नहीं। ये तो कहानी वही हो जाएगी कि जो कोई स्टेट एक कानून बनाया, सब पास हो गया विधानसभा से, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल उसको पॉकेट वीटो कर लिया, कह लिया कि हम अपने भीतर रख लिए, बात खत्म। अब कहता है कि let us keep the general guidelines in mind and look at the some specific instances to challenge and democracy that requires some measure to reform. आइए अब हम लोग दूसरे पन्ना पे चलते हैं, पहला पन्ना तो राम का और दूसरा पन्ना काम का। चलो, सेकेंड पेज स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? सेकेंड पेज स्क्रीन पे दिख रहा है किसी को? बता दो भाई, आवाज में जा रहा है?
ठीक है, बढ़िया दिख रहा है सेकंड पेज। आइए देखते हैं, कहता है रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। ठीक, कहता है वी बिगन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर विथ मिनिमल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने 9th क्लास में इसके विषय में जाना था डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जाना था। We then looked at many cases and expanded the definition slightly to add some definitions. हमने 10th में आते आते उसको थोड़ा बढ़ाया और उसमें कुछ डेफिनेशन जोड़ दिए। पहला डेफिनेशन के बारे में समझिए, the ruler elected by people must take all the major decisions. जो रूलर होंगे, जिसको जनता चुन के भेजेगी, वही मेजर डिसीजन लेंगे। ठीक अच्छे। दूसरा, election must offer a choice and fair opportunity to the people to take the current rulers. election ऐसा ऑफर करेगी लोगों के पास, ऐसा चुनाव लड़वाएगी, ऐसा चुनावी व्यवस्था कराएगी जहां पे लोग अपना करंट रूलर चुनने का कोशिश करेंगे। चुन सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, this choice and opportunity should be available to all the people on an equal basis. तो ये चुनने का अधिकार भारत के हर नागरिक को इक्वली है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरवर्ड कास्ट है तो एक आदमी के वोट दो के बराबर काउंट होगा, कोई बैकवर्ड है तो उसका एक आदमी का वोट एक आदमी के बराबर काउंट होगा, ऐसा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि इत्यादि जो भी भाई भाई, वो सभी के सभी लोगों का एक वोट, एक आदमी एक वोट, ऐसा ही चलेगा। The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the Constitution and citizens' right. यही चॉइस गवर्नमेंट को बनाएगा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स को फॉलो करेगा और सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट इज दैट you may have felt disappointed that the definition did not refer any high ideals that we associate with democracy. ऐसा हो सकता है कि आप इस बात से सरोकार नहीं रखते हो जो डेमोक्रेसी के हाई प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। You may have noticed that in this course of our discussion in various aspects of democratic government and politics, we have gone beyond the definition. First, we discussed democratic rights as a length and noted that these rights are not limited to the rights to vote, stand in elections and form political organization. हमने देखा कि राइट लिमिटेड नहीं है अपने यहाँ, जैसे राइट टू वोट, इलेक्शन में खड़ा होना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना। अपने पास ऐसा थोड़ी है कि हम केवल वोट देने का अधिकार रखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोच लेना कि अकेले ही किसी को हटा लेते हैं। अचानक से निकले कहा जा रहा है प्रधानमंत्री को हटा देंगे, नरेंद्र मोदी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नहीं कर सकते हैं भाई साहब ऐसा, है ना। दूसरी बात, we have taken up power sharing as a spirit of democracy and discussed how power sharing between governments and social group is necessary for a democracy. हमने देखा कि पावर शेयरिंग कितना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। अगर हम केवल सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे तो डिक्टेटर हो जाएगा। अगर सारा का सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट पागल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सबको पावर दिया जाए, सब कोई अपने अपने अकॉर्डिंग रूल कर सके, अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग रूल कर सके। थर्ड, we saw how democracy cannot be brute rule of the majority and how aspect of minority voice is necessary for democracy. जरूरी नहीं है कि हम लोग श्रीलंका वाला एग्जांपल ले तो श्रीलंका में जो सिंघली लोगों की व्यवस्था, वो सिंघली लोगों की व्यवस्था सब जगह नहीं हो सकती है कि हम एक मेजोरिटी ग्रुप हमको चुन के भेज रहा है, हमको हिंदू चुन के भेज रहा है, केवल हिंदू का ही वोट फॉलो करेंगे, हिंदू का ही बात मानेंगे, मुस्लिम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। दैट इज रॉन्ग। आपको हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है। हमारा संविधान कहता है, जब हम शपथ लेते हैं तो संविधान ये कहता है कि आप बिना किसी भेदभाव, भय, पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करेंगे और न्याय करेंगे। Fourth point is our discussion of democracy has gone beyond the government and activities. And finally, we have had some discussion about outcomes that one can expect from democracy. हमने और देखा कि इसमें डेमोक्रेसी से क्या-क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो चीज हमने देखा। उसके बाद कहता है कि फिफ्थ पॉइंट आपका ये कहता है कि in doing so we have not gone against the definition of democracy offered last year and we began then with a definition of what is minimum a country must have to be called democracy. हमने ये
ऐसे डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं किया जो हमने डेफिनेशन पिछले साल में पढ़ा था उसके अगेंस्ट नहीं जाता। हालांकि आप लोगों ने पिछले साल नहीं पढ़ा है कोरोना के कारण, लेकिन हमने यहाँ से शुरुआत की कि एक डेमोक्रेसी में क्या-क्या मिनिमम होना चाहिए, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया, इस चीज को भी हमने समझा, इस चीज के विषय में हमने जाना। ठीक है, अब आप लोगों के सामने ये क्लियर बातें हो गई। हम स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे डेमोक्रेसी के विषय में। आप लोगों को 10th वालों की इसकी जरूरत नहीं है, 10th वाला अपना बुक पढ़ लेगा और उस पे उसका थॉट प्रोसेस